अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके जो है वो हर साल इससे एक या दो न्यूमेरिकल्स लाजमी आते हैं। सही है, आसान टॉपिक है। नॉर्मली के बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इस टॉपिक के हवाले से, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होती है वो भी बताएंगे आपको। और जो स्टेप वाइज हम आपको बता रहे हैं स्टेप वाइज आप उसको स्टेप वाइज फॉलो करना। सवाल को कैसा भी सवाल हो, जब इन स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका और बआसानी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज की क्लास जो है वो हमें स्पॉन्सर की है ZAK लेबॉर्ट्रीज़ ने, और इन्होंने जो अपना एक हैंड वॉश लॉन्च किया है, उस हैंड वॉश की खासियत ये है कि ये आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ है पैराबिन फ्री। ये पैराबिन फ्री हैंड वॉश है और एक नया फार्मूलेशन के ज़रिए इस हैंड वॉश को बनाया गया है। थोड़ा सा पैराबिन के बारे में बताता चलूँ कि पैराबिन जो है वो एक हैजर्डस केमिकल है और ये कैंसर कॉज करता है हमारी स्किन से जब कांटेक्ट में आता है मुसलसल। तो ये एक पैराबिन जो है वो हैंड वॉश में नॉर्मली कंपनी इस्तेमाल करती हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, तो उन्होंने इसका अल्टरनेट इस्तेमाल किया है। तो ये पैराबिन फ्री हैंड वॉश है और इसके अंदर खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त अरबियन बखूर खुशबू डाली है। तो इसको यूज़ करें और बड़ा अच्छा हैंड वॉश है ये, बड़ी अच्छी स्मेल के साथ, खुशबू के साथ। नीम फ्लेवर में ये अवेलेबल है और अगर किसी ने बाय करना हो तो हम ZAK लेबॉर्ट्रीज़ का पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास थी हमारी वो है बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो आपके पास दो टाइप की इक्वेशन होंगी। या तो इक्वेशन होगी वो एसिडिक मीडियम में या फिर वो इक्वेशन होगी बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में इक्वेशन होगी तो कैसे पहचानोगे, बेसिक मीडियम में इक्वेशन होगी तो कैसे पहचानोगे। आप उस इक्वेशंस के अंदर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इन चीज़ों को ढूंढोगे। अगर एसिडिक मीडियम होगी इक्वेशन तो या तो इक्वेशन जो है उसमें H पॉजिटिव आयंस आपको मिल जाएंगे, या फिर उस इक्वेशन के अंदर आपको जो है वो कोई एसिड मिल जाएगा, या फिर उस इक्वेशन के एंड में आपको एसिडिक मीडियम लिखा हुआ दिखेगा, या फिर उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ही H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं, ना ही एसिड मौजूद है, ना ही एसिडिक मीडियम है लिखा हुआ है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो एसिडिक मीडियम की इक्वेशन ही है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की इक्वेशन में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये 6 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ये 7 स्टेप्स के अंदर बेसिक मीडियम वाली इक्वेशन कंप्लीट होती है। तो एक स्टेप ज़्यादा है बेसिक मीडियम वाली इक्वेशन का। बेसिक मीडियम की पहचान कैसे होगी कि आप ये देखोगे कि बेसिक मीडियम वाली इक्वेशंस के अंदर जो है वो OH नेगेटिव आयंस आपको मौजूद मिलेंगे, या फिर बेस मौजूद होगी कोई, या फिर बेसिक मीडियम इस इक्वेशन से आगे मेंशन होगा। सही है, तो ये 3 कंडीशंस अगर होंगी तो बेसिक मीडियम है, अदरवाइज वो फिर एसिडिक मीडियम में चला जाएगा। तभी आपने देखा था लिखा हुआ है नथिंग, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो जाहिर सी बात है फिर एसिडिक मीडियम की इक्वेशन ही होगी, उसे एसिडिक मीडियम की बेस पर आप सॉल्व करोगे। बेसिक मीडियम वाली इक्वेशंस की मैं क्लास पहले बना चुका हूँ। वो सोडियम का रिएक्शन है ब्रोमाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है ब्रोमाइड के साथ, तो वो बेसिक मीडियम वाली इक्वेशन की क्लास बनी हुई है। तो आज हम जो है वो क्लास करेंगे एसिडिक मीडियम की इक्वेशन के हवाले से। तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आपने एक बात ख्याल रखना है कि हमने जो जिक्र किया, जो डिस्कस किया हमने ये बात कि एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन 6 स्टेप्स तक होगी
तो एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशंस यहाँ तक होगी आकर, सही है, और जो एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन होगी वो यहाँ तक आकर रुक जाएगी। तो ये वो 6 स्टेप्स हैं एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशंस के, सही है। अगर बेसिक मीडियम वाली इक्वेशन होगी तो फिर वो बेसिक मीडियम वाली इक्वेशन जो है वो यहाँ तक होगी, स्टेप नंबर 7 तक, सही है। और बेसिक मीडियम में यही एक स्टेप ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन और बेसिक मीडियम वाली इक्वेशन में काम सेम हो रहा है, बस बेसिक मीडियम वाली इक्वेशन में एक स्टेप ज़्यादा है और एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन में एक स्टेप कम है, सही है। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले इन स्टेप्स को मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम उस इक्वेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो है स्प्लिट इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन देखनी होगी कि आपको जो इक्वेशन गिवन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में गिवन है या आयनिक फॉर्म में गिवन है। मॉलिक्यूलर फॉर्म और आयनिक फॉर्म की पहचान सिंपल यही है कि आप उस इक्वेशन पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, इस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स मौजूद है इन पर चार्ज हैं, इनके ऊपर चार्ज मौजूद हैं। देखो MnO4 के ऊपर -1 का चार्ज है, C2O4 के ऊपर -2 का चार्ज है और H पॉजिटिव के ऊपर H के ऊपर +1 का चार्ज है। इसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास Mn के ऊपर +2 का चार्ज है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो आयनिक फॉर्म के अंदर है, सही है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती तो किसी भी रिएक्टेंट में से किसी के ऊपर भी और प्रोडक्ट में भी किसी के ऊपर भी कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो उसमें कोई चार्ज नहीं मिलेगा आपको, ना ही किसी रिएक्टेंट के ऊपर ना ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका मतलब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो फिर आपको पहले आयनिक फॉर्म के अंदर स्प्लिट करना होगा। तो इस हवाले से भी क्लास हम एक दफ़ा बना देंगे कि कैसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म के अंदर स्प्लिट करोगे, सही, वो एक अलग टॉपिक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। ज़्यादातर वैसे इक्वेशंस आपको स्प्लिट हुई भी आएंगी इस तरह आयनिक फॉर्म के अंदर, सही है। तो अगर तो इक्वेशन आयनिक फॉर्म के अंदर स्प्लिट है तो समझ लो कि स्टेप 1 का उसने आधा काम आपको करके दे दिया है। सिर्फ स्टेप 1 के अंदर स्प्लिट करने के बाद हमें इक्वेशन को हमें पता लगाना होता है कि किस में रिडक्शन हो रही है और किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, सही है। तो पहला स्टेप है स्प्लिट करेंगे हम इक्वेशन को इनटू आयनिक फॉर्म। दूसरा स्टेप है हम बैलेंस करेंगे तमाम एटम्स को अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स मौजूद होंगे उन सबको हम बैलेंस कर देंगे, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम इग्नोर कर देंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे कि हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बाय एडिंग वाटर। तो जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहां हम वाटर ऐड कर देंगे और जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उतने हम वाटर ऐड कर देंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। तो जहां हाइड्रोजन कम होंगे वहां हम H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर देंगे। इसी तरह स्टेप नंबर 5 में क्या होगा कि आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करोगे, सही है, इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप चार्जेस को, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जो चार्जेस हैं उनको बैलेंस करोगे। किस तरह बैलेंस करोगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी चार्ज जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ज्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा होगा, तो हमें चूंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखना है दोनों तरफ में, और इसके या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, जितने ही रिएक्टेंट की तरफ उतने ही प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो अभी इन सबको हम स्टेप्स को देखेंगे तो मजीद बात समझ में आ जाएगी। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा कि आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे और फिर स्टेप नंबर 7 में OH नेगेटिव आयंस आप ऐड कर दोगे। स्टेप नंबर 6 में क्या करोगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे। अगर एसिडिक मीडियम है तो आपका सवाल यहाँ खत्म हो गया, और अगर बेसिक मीडियम की इक्वेशन है तो फिर आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, आपको OH आयंस नेगेटिव आयंस ऐड करने पड़ेंगे दोनों तरफ, ताकि उस इक्वेशन में मौजूद H पॉजिटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर सकें, सही है। तो कितने OH नेगेटिव आयंस ऐड करोगे? उतने जितने H पॉजिटिव आयंस आपकी इक्वेशन के अंदर मौजूद होंगे, सही है। तो अब एक एग्जाम्पल है, हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, MnO4 प्लस C2O4 -2 प्लस H पॉजिटिव गिव्स Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2O।
तो देखो ये ऑलरेडी हमारी इक्वेशन जो है वो स्प्लिट हुई हुई है आयनिक फॉर्म के अंदर, क्योंकि इन पर चार्ज हैं, सही है। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ऑलरेडी नहीं है, ये आयनिक फॉर्म के अंदर गिवन है, तो हमें इसको आयनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आयनिक फॉर्म के अंदर गिवन है। अब हमें सिर्फ इसको स्प्लिट करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर, कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है और किसके अंदर रिडक्शन हो रही है, सही है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या देखोगे, MnO4 से आपके पास Mn+2 बन रहा है, सही है। तो देखो यहाँ Mn के ऊपर चार्जेस की चेंजिंग आ रही है, तो आपने MnO4 प्लस गिव्स Mn+2 लिख लिया आपने, सही है। इसी तरह देखो C2O4-2 से ये CO2 बन रहा है, तो आपने इन दोनों को यहाँ अलग से करके लिख लिया। इसके अलावा जो भी आयन्स होंगे उन सबको आप इग्नोर कर दोगे, या जो भी मॉलिक्यूल होंगे उन सबको आप इग्नोर कर दोगे, सही है। सिर्फ आपने उन्हीं दो आयन्स को लेना है या मॉलिक्यूल्स को लेना है जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है किसी एटम के साथ, सही है। उसके अलावा जितने भी एटम होंगे वो सब हमारे स्पेक्टेकुलर एटम्स होंगे और उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो देखो Mn से यहाँ MnO4 से यहाँ Mn+2 बन रहा है, तो उसका मतलब यहाँ Mn में या तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी या रिडक्शन हो रही होगी, तो वो हम पता करेंगे, तो इसलिए हमने इसको अलग से करके लिख लिया। इसके बाद C2O4-2 से देखो CO2 बन रहा है, तो यहाँ भी हमें बजाय चार्जेस की चेंजिंग होती हुई दिख रही है कार्बन के अंदर, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है, वो होता है -2। ऑक्सीडेशन नंबर के टॉपिक में आपने पढ़ा था, तो ये तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है हमने उन्हीं एटम्स को देखकर डील करना होता है, और वही हमारे जो है वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वाले एटम्स होते हैं। उन्हीं एटम्स को हम एटम्स को लिखते हैं। उसके अलावा जो भी एटम्स मौजूद होते हैं उन सबको हम स्पेक्टेकुलर एटम्स कहते हैं, और उन सबको हम इग्नोर कर देते हैं। तो देखो H पॉजिटिव H+1 है, तो उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहता है, तो हमें इसको इग्नोर कर देंगे हम, ये हमारे लिए स्पेक्टेकुलर एटम हो जाएगा। इसी तरह देखो H2O है, ये इसके अंदर ऑक्सीजन है, -2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आपने ऑक्सीडेशन नंबर में पढ़ा था। इसी तरह हाइड्रोजन है, इसका +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ये दोनों भी, इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हैं, तो ये भी स्पेक्टेकुलर एटम्स हैं, तो हम इनको भी इग्नोर कर देंगे। तो याद रखना पूरी इक्वेशन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ दो ही एटम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक के साथ रिडक्शन हो रही होती है और एक के साथ ऑक्सीडेशन हो रही होती है, बस उन्हीं दो एटम्स को लेकर हमने चलना होता है। तो हमने उन्हीं दो एटम्स को हमने यहाँ लिख लिया। MnO4, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अटैच है Mn के साथ, तो इसलिए हमने पूरा MnO4-1 लिख लिया, और Mn+2 यहाँ अकेला था, तो हमने यहाँ Mn+2 लिख लिया। तो जाहिर सी बात है Mn से Mn ही बन रहा होगा, तो इसलिए हमने इसलिए MnO4- से रिएक्टेंट में लिखा और गिव्स Mn+2, ये हमने लिख लिया। इसी तरह C2O4-2 हमने यहाँ रिएक्टेंट में लिखा और यहाँ CO2 प्रोडक्ट में लिख लिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें किस में रिडक्शन हो रही है और किस में ऑक्सीडेशन हो रही है। तो सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं MnO4-1। हमें Mn का चार्ज नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए X, सही है, प्लस ऑक्सीजन का चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो -2 हमने यहाँ लिख लिया। कितने एटम्स लगे में 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, इज इक्वल्स टू, अब इस पूरे के ऊपर चार्ज है क्या है -1, तो हमने -1 के बराबर ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, और x क्या था हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर था Mn का, तो x इक्वल्स टू x -4 to 8 -8 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई +7, सही है। तभी देखो हमने यहाँ +7 लिख लिया कि रिएक्टेंट साइड पर जो Mn का चार्ज है वो क्या है +7। इसी तरह प्रोडक्ट साइड पर देखो Mn के साथ कोई अटैच नहीं है, कोई चीज भी अटैच नहीं है, तो इसका मतलब जो इसके ऊपर चार्ज गिवन है वो जाहिर सी बात है फिर Mn का ही चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ चूंकि Mn के साथ ऑक्सीजन अटैच था, सही है, तो इसलिए जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर था वो सिर्फ Mn का नहीं था, वो इन दोनों का था, तभी हमें अलग से Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ा, सही है। तो यहाँ जो है प्रोडक्ट साइड पर वो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, तो हमने +2 लिख लिया। अब देखो +7 से +2 जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, सही है। तो देखो +7 का मतलब क्या है कि पहले 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फिर प्रोडक्ट में आते आते सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई,
सही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तभी जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो उसका मतलब क्या है कि रिडक्शन हो रही है, तभी हमने रिडक्शन लिख लिया। सही है। इसी तरह इस बात को आप इस तरह भी देख सकते थे कि देखो ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में ज्यादा था, प्रोडक्ट में कम हो गया। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है ना, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो हमेशा रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अब इसी तरह इस पर आ जाओ, C2O4-2। अब देखो कार्बन के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन भी अटैच है और इसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है या ऑक्सीडेशन नंबर मौजूद है वो इन दोनों का है। सही है। तो फिर हमें इसमें से सिर्फ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अब देखते हैं हम। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया X, ये हमने X लिख लिया, लेकिन कितने कार्बन अटैच हैं? 2 कार्बन अटैच है, तभी ये क्या हो जाएगा 2X प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 लिख लिया। कितने ऑक्सीजन अटैच हैं? 4 अटैच है, 4 से मल्टीप्लाई करा दिया इज इक्वल्स टू, इस पूरे पर चार्ज कितना है -2, तभी -2 से हमने इक्वल्स टू -2 लिख लिया। यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी ये जगह 2x और -8 इज इक्वल्स टू -2। तो ये 8 जब उठकर चलेगा तो +8 -2 क्या हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी +3। सही है। तो देखो हमने यहाँ तभी ऑक्सीडेशन नंबर में रिएक्टेंट साइड पर जो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या लिख लिया +3 है। और इसी तरह यहाँ आते आते क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ये मालूम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई हो गया। कितने लगे में? 2 लगे में, तो 2 को हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू, इस पूरे पर कोई चार्ज है नहीं है तो तभी इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस x -4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास +4। तभी देखो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 लिखा हुआ है। तो देखो ऑक्सीडेशन और कैसे पता चला, देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 था और वो बढ़ गया +4 की तरफ चला गया प्रोडक्ट में, तो उसका मतलब जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो हमने ऑक्सीडेशन रख लिया। सही है। इसी तरह इसको इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी आप ये बात कैसे समझ सकते हो कि देखो पहले 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फिर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव साइन शो करता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन मजीद कम हो गया। तो उसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो प्रोडक्ट में आ जाते इलेक्ट्रॉन मजीद कम हो गया। सही है। तो उसका मतलब इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सही है। अब आप आ जाओ अगले स्टेप की तरफ। ये स्टेप मालूम करने का पर्पज ये होता है कि आप याद रखना कि जब भी रिडक्शन होगी तो रिएक्टेंट में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्टेंट में ऐड होंगे। अभी आपको आप ये देखोगे ऊपर कि हम जब बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को स्टेप नंबर 5 में, तो रिडक्शन जिस इक्वेशन में हो रही है उसमें हम इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पर ऐड करेंगे और ऑक्सीडेशन जिस इक्वेशन में हो रही है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को प्रोडक्ट साइड पर ऐड करेंगे। ये भी आपको आगे मजीद क्लियर हो जाएगी चीज़, और प्रैक्टिस से ये आपको बात आसानी से याद भी हो जाएगी, तो इसमें गलती करने के चांसेस आपके और मिनिमाइज हो जाएंगे। सही है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखते ही आप पता लगा सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे। तो रिडक्शन आर से रिएक्टेंट, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा रिएक्टेंट में ऐड होंगे और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट में ऐड होंगे। सही है। अभी इसको हम दोबारा आपको दिखा भी देंगे ये चीज़ नीचे, जैसे ही हम स्टेप नंबर 5 पर पहुंचेंगे। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पर। यहाँ हमें पता लगा लिया इस इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आ जाओ हमने बैलेंस करना है एटम्स को अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम्स हैं हम उनको बैलेंस कर लेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में देखो कि इसमें Mn 1 लगा हुआ है और यहाँ भी Mn 1 लगा हुआ है, तो उसका मतलब Mn ऑलरेडी यहाँ बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन को हम इग्नोर कर देंगे और हाइड्रोजन को भी हम इग्नोर कर देंगे इस स्टेप के अंदर। सही है। अब इस स्टेप में आ जाओ, यहाँ हमारे पास जो है वो कार्बन 2 अटैच हैं और यहाँ कार्बन 2 अटैच हैं और यहाँ जो है हमारे पास वो 1 कार्बन अटैच है, तो इसलिए मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तभी मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। सही है।
ऑक्सीजन को फिर वही बात है कि मैं नहीं देखूंगा इस स्टेप में, स्टेप नंबर 2 के अंदर ऑक्सीजन को हम इग्नोर करते हैं। स्टेप नंबर 3 पर आ जाओ। स्टेप नंबर 3 में कह रहे हैं बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। तो जहां भी ऑक्सीजन की कमी है वहां हम क्या ऐड करेंगे, हम वाटर ऐड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर यहाँ 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी किधर हुई, प्रोडक्ट साइड पर हुई। कितने ऑक्सीजन कम है, यहाँ 4 हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन की कमी है। तो 4 मैं वाटर मॉलिक्यूल से ऐड कर दूंगा इस तरफ, तो मैंने ये 4 वाटर मॉलिक्यूल इस इक्वेशन में इस तरफ ऐड कर दिए, इस इक्वेशन में इस तरफ ऐड कर दिया। इसी तरह अब हमारे पास इस में आ जाओ। इसमें देखो यहाँ हमारे पास 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं, यहाँ हमारे पास 2 2 4, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए। सही है, तो यहाँ हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन को, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को एज इट इज हमने लिख लिया। अब आ जाओ आगे। फोर्थ जो स्टेप है हमारा वो है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आइंस। तो जहां हाइड्रोजन की कमी होगी वहां हम H पॉजिटिव आइंस ऐड करेंगे। अब देखो इस स्टेप में यहाँ कोई हाइड्रोजन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस स्टेप में यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 8, 4 2 8, तो 8 हाइड्रोजन है यहाँ, और प्रोडक्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब 8 हाइड्रोजन मैं रिएक्टेंट साइड पर ऐड कर दूंगा। ये मैंने इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर 8 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरी इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और प्रोडक्ट साइड पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए मैंने दूसरी इक्वेशन को एज इट इज यहाँ लिख लिया। अब पांचवा जो स्टेप है वो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय एडिंग E नेगेटिव। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां मैं E नेगेटिव ऐड कर दूंगा। सही है, तो अब देखो यहां जो है वो चार्ज क्या है हमारे पास, देखो इस पर -1 चार्ज है, -1, और इस पर +1 है, लेकिन ये 8 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो -1 और +8। सही है, तो आपको यहां करके दिखाते हैं हम। इधर इस पर क्या चार्ज है, -1, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, तो -1 हो गया। ये +1 है और 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, +8। सही है, और इस तरफ हमारे पास क्या है, +2, और वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका मतलब 0 है वो, तो क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया हमारे पास, -1 + 8 क्या हो गया, +7, और यहाँ जो है हमारे पास क्या है, +2। सही है, तो अब देखो हमारे पास यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सही है, मतलब रिएक्टेंट साइड पर 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और प्रोडक्ट साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करना होता है। सही है, तो हमें यहां भी +2 चाहिए, तो हम कैसे +2 लाएंगे कि हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा देंगे। सही है, किस तरफ, रिएक्टेंट की तरफ। तो रिएक्टेंट की तरफ जब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो क्या हो जाएगा, -5, तो +7 -5 वापसी किसके बराबर हो जाएगा, +2 के। सही है, तो इस वजह से 7 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था यहाँ रिएक्टेंट साइड पर, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस था रिएक्टेंट साइड पर, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन तभी यहाँ ऐड करा दिए। सही है, इस स्टेप में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन चार्ज आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर करना होता है बस। तो +7 था यहाँ, हमने भी आपको निकाल कर दिखाया, -1 और +8 क्या हो गया, +7, और यहाँ +2 और 0 क्या हो गया, +2। तो +7 और +2 है यहाँ, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर बराबर करना है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, -1 होता है, तो आपने माइनस चार्ज ऐड करके आपने बराबर करना है दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर। सही है, तो +7 में जब मैं -5 ऐड करूंगा तो वो +2 बन जाएगा इधर वाला भी। सही है, तभी मैंने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिए रिएक्टेंट की तरफ। सही है, और जो शुरू में मैंने आपको बात बताई थी कि देखो जिस इक्वेशन में रिडक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं
तो देखो रिएक्टेंट की तरफ ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और पहली इक्वेशन में हमारी रिडक्शन हो रही थी। देखो मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। देखो इस इक्वेशन में हमारे पास रिडक्शन हो रही थी, तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ऐड हुए रिएक्टेंट की तरफ। तो ये अगर गलत कैलकुलेट कर रहोगे तो आप देखना कि गलत जगह जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहेंगे। तो इस तरह भी आप कंफर्म कर सकते हो कि आपने सही जगह इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं। अब देखो इसमें चूंकि सेकंड वाली इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है, सही है, तभी इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, प्रोडक्ट साइड पर। तो अब देखो यहाँ हम इसका भी चार्ज निकालते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2। इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2। तो यहाँ सेकेंड वाली इक्वेशन में -2 इस तरफ हो गया और इधर क्या चार्ज है आपके पास, 0। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सही है। चार्ज होता तो ऊपर लिखा होता, तो 0। तो 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0। तो अभी हमने डायरेक्ट 0 लिख लिया। तो -2 इधर है, यानी कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और इधर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इधर कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम नहीं है, तभी 0 चार्ज है, सही है। तो हमें अब बराबर करना है दोनों तरफ चार्जेस, ऑक्सीडेशन नंबर। तो चूंकि यहाँ -2, यानी कि अगर मैं यहाँ -2 ऐड कर दूं इधर, तो ये भी इधर भी -2 हो जाएगा, इधर भी -2 हो जाएगा। तभी मैंने प्रोडक्ट साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज होता है, तभी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन पर एक -1 का चार्ज होता है, तभी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो यहाँ तभी 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने, सही है। तो इस इक्वेशन में एज इट इज हमने इधर लिखा इसको और इधर 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। तो देखो ऑक्सीडेशन हो रही थी इस रिएक्शन में, सही है, तभी ये इसमें प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुए। अगली हमारे पास जो है वो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 6। उसमें हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। और कैसे ऐड करेंगे कि आपके पास दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूं तो यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर सकते हैं। तभी मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 5, सही है। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2MnO4 + 16H पॉजिटिव + 10 इलेक्ट्रॉन + 2Mn+2 + 8H2O, सही है। अब दूसरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो क्या हो जाएगा, 5C2O4 - 2 + 10CO2 + 10 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब इसके अलावा कोई और चीज़ कैंसिल तो नहीं हो रही, देखो नहीं, यहाँ कोई चीज़ सेम नहीं है जो इधर भी हो, सही है। तो हमारे पास क्या बच गया, 2MnO4- + 5C2O4 - 2 + 16H पॉजिटिव gives 2Mn+2 + 8H2O + 10CO2। तो हमने ये एज इट इज हमने ये चीज़ें लिख ली। कभी कभार कुछ इक्वेशंस आपको इधर वाटर भी लिखा हुआ दिखेगा, तो वो वाटर जो है वो उसको भी सब्सट्रैक्ट कराना वाटर को, सही है। तो यहाँ चूंकि एक ही तरफ वाटर लिखा हुआ है तो इसलिए सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, वो दैट इज यहाँ हमारे पास आ जाएगा, सही है। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, आयनिक फॉर्म के अंदर आ गई बैलेंस इक्वेशन, सही है। स्टेप नंबर 6 हो गया, हमारे पास एसिडिक मीडियम की इक्वेशन बैलेंस हो गई। सिर्फ वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन पेपर में करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि आपने सही किया या नहीं किया, तो उसको आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम, चार्जेस इस पर क्या है, चार्ज -1 कितने मोल से मिला रहा है, 2 से, तो क्या होता है कि ये -2, सही है। इस पर चार्ज क्या है, -2, ये किससे मिला हो रहा है, 5 से, तो 5 2 10, तो -10 हमने एज इट इज लिख दिया। इस पर चार्ज क्या है, +1 किससे मिला हो रहा है, 16 से, तो क्या हो गया, +16, हमने यहाँ +16 लिख लिया। इसी तरह ये +2 है और ये 2 से मिला हो रहा है, क्या हो गया, +4, हमने +4 लिख लिया। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो गया, 0 0 × 8 0 0 लिख लिया। फिर CO2 के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो गया, 0 0 × 10 क्या हो गया, 0, तभी हमने यहाँ भी 0 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो -2 - 10 क्या हो गया, -12 + 16 आपके पास गया +4, सही है। और यहाँ भी आपके पास +4 आ रहा था। तो देखो हमारे पास दोनों
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, सही है, तो उसका मतलब हमने जो है इक्वेशन सही की है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी जो बैलेंसिंग इक्वेशन बाय एन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए हमने सॉल्व की थी। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो या कोई टॉपिक या कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, फिर इंशाल्लाह उसके हवाले से भी हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो ये आज की हमारी समरी थी। आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। ये इक्वेशंस बहुत आसान इक्वेशंस होती हैं, बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, खुद ब खुद जो है वो इक्वेशंस जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। बच्चे जो आमतौर पर गलतियाँ करते हैं वो बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन स्टेप नंबर 4 में और स्टेप नंबर 5 में आमतौर पर गलतियाँ करते हैं, तो इन दो स्टेप्स को बड़ा ध्यान से आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है, ताकि गलती ना कर सको, सही। और ये हमारी क्लास थी जिसकी समरी हमारी पूरी यहाँ लिखी हुई है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दें, सही। और जैक लेबॉर्ट्रीज़ का ये जो हैंड वॉश है इसको एक दफ़ा ज़रूर आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। और हमें नहीं ही पता होता कि हम जो हैं वो कौन से केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, तो आप इनको पता किया करो। कोई ऐसा तो केमिकल नहीं है जो आप ख़तरनाक इस्तेमाल कर रहे हो आपकी स्किन के लिए, तो उसको पढ़ा करो और इंग्रेडिएंट्स को, और उनको अवॉइड किया करो। जैसा कि मैंने आपको आज बताया कि पैराबिन ज़रूर देखा करो, जिन आप हैंड वॉश को ख़रीदो उसमें देखा करो कि वो पैराबिन फ्री होने चाहिए, क्योंकि पैराबिन जो है वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करता है, और ये यूरोपीय यूनियन में बैन, ये स्ट्रिक्टली बैन है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, तो यहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो ये चीज़ पैराबिन इंक्लूडेड जो है वो हैंड वॉश बनाकर सेल आउट कर रहे हैं, सही है। तो ये हमारे पास जो है वो आज की समरी थी। अगर कोई मज़ीद डिटेल्स आई हो तो इस जैक लेबॉर्ट्रीज़ के पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।